नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पांडे। 16 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर में आपका एग्ज़ाम हॉल में स्वागत है। और इस एनालिसिस का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों लिंक में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों बिना कोई समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और यूएई जो है वो अब आपस में जो ट्रेड है वो भारतीय करेंसी रुपीज़ और दिरहाम जो कि यूएई की करेंसी है, अब उसमें जो है म्यूचुअल ट्रेड करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने अभी हाल ही में जो हमारा एक लेक्चर हुआ था जिसमें हमने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ की बात की थी। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ की बात की थी तो उसमें एक क्लॉज ये था कि रुपीज़ को कैसे इंटरनेशनलाइज किया जाए। तो उसका एक क्लॉज ये था कि बायलैटरल नेगोशिएशंस होने चाहिए भारत और मित्र कंट्रीज में कि वो रुपीज़ और वहाँ की जो लोकल करेंसी हो उसमें ट्रेड करें। तो उसी एवज में देखिए जो इंडिया ने यूएई से अब वो नेगोशिएशन कर रही है, एमओयू साइन कर रही है कि अब जो ट्रेड है यूएई और इंडिया के बीच में वो रुपीज़ और दिरहाम में होगा जो कि यहाँ की और यूएई की लोकल करेंसी है। आपको बता दें दोस्तों कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस के बाद अब यूएई के दौरे पे हैं, जहाँ वो यूएई से काफ़ी डील्स को क्रैक करेंगे। तो अब देख लेते हैं दोस्तों यूएई और इंडिया में अभी हाल ही में जो हमारे मोदी साहब वहाँ गए हुए हैं तो क्या क्या डील्स होनी है, और फिर उसके बाद हम इंडिया और यूएई के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पहला हम देख लेते हैं क्या क्या डील्स हुई हैं। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दो एमयू साइन हुए हैं। पहले एमयू के हिसाब से जो आरबीआई है और यूएई के जो सेंट्रल बैंक है वो दोनों देशों में लोकल करेंसी के यूज़ को प्रमोट करेंगी। जैसे इंडिया अगर कुछ यूएई से खरीद रहा है तो पेमेंट जो है रुपीज़ में करेगा, यूएई कुछ इंडिया से खरीद रहा था पेमेंट अपने लोकल करेंसी दिरहाम में करेगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर इंडिया यूएई को रुपीज़ दे देगा तो यूएई उसको कैसे यूज़ करेगा, यूएई में तो रुपीज़ चलता नहीं। दोस्तों ये जो रुपीज़ है ये यूएई के फॉरेक्स रिजर्व का एक पार्ट रहेगा, और यूएई जब भी ऐसे देशों से जो कि रुपीज़ में ट्रेड करते हों, जैसे कि श्रीलंका, जैसे कि बांग्लादेश, जैसे कि नेपाल, इन कंट्रीज से जब भी ट्रेड करेगा तो इसी रुपये में उनको पेमेंट करेगा। और एट द सेम इसी तरह इंडिया जब दिरहाम लेगा यूएई से, दिरहाम अपने कोई प्रोडक्ट के एवज में जब दिरहाम लेगा तो यूएई जिन कंट्रीज से दिरहाम में ट्रेड करता है उन कंट्रीज को भी इंडिया दिरहाम में पेमेंट कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों इसका। तो पहला जो एमओयू था दोस्तों, मैंने बताया कि दोनों कंट्रीज़ हैं वो लोकल करेंसी के यूज़ को प्रमोट करेंगी। और दूसरा जो एमओयू हुआ है दोस्तों वो दोनों कंट्रीज़ के पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम्स को इंटरलिंक करने के बारे में हुआ है दोस्तों। जैसे इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है और मैसेजिंग सिस्टम्स है उसको उसको लिंक, मतलब जो लिंक करना है यूएई के पेमेंट सिस्टम से, और यूएई के जो पेमेंट सिस्टम है उसको इंडिया के पेमेंट सिस्टम से लिंक करना है ताकि जो पेमेंट्स है उनको स्विफ्टली प्रोसेस किया जा सके। और दोस्तों इसके अलावा जो म्यूचुअल डोमेस्टिक कार्ड्स हैं जैसे इंडिया की रुपे कार्ड है तो उसको भी कार्ड स्विचेस के थ्रू उसको भी दूसरे देश में एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब यूएई में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाना, ये भी एक एमओयू म्यूचुअल एक्सेप्टेंस इस पे हुआ है दोस्तों। चलिए अब इंडिया यूए रिलेशन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। दोस्तों इंडिया और यूएई के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 1972 से हैं, और हम जो इंडिया और यूएई है वो एज ओल्ड कल्चरल, रिलीजियस और इकोनॉमिक टाइज एंजॉय करते हैं एक दूसरे बीच में। अब इकोनॉमिक कॉपरेशन देख लेते हैं बेटा। दोस्तों इंडिया और यूएई के बीच में क्या है, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई का। 2020-21 में जो यूएई जो था वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स के लिए था, बोथ एक्सपोर्ट्स के लिए भी था और इंपोर्ट के लिए भी था। तो दोस्तों मतलब यूएई जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर भी था इंडिया का, इंपोर्ट पार्टनर भी था। और दोस्तों यूएई जो है 6% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स के लिए अकाउंट करता है इंडिया के, और 7.3% ऑफ इंपोर्ट के लिए अकाउंट करता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो ट्रेड बैलेंस है वो यूएई के हिस्से में है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं यूएई से, तो जो ऑयल है वो हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट्स है दोस्तों। तो इसी वजह से 7.3% ऑफ इंपोर्ट जो है वो हम यूएई से करते हैं, जिसमें ऑयल बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट है, जो एक कमोडिटी है। और दोस्तों यूएई की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में वो $11.6 बिलियन थी पिछले साल, और
इंडिया ने दोस्तों एफटीए रिवैम्प किया है, एफटीए स्ट्रेटजी अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्ट्रेटजी रिवैम्प की है, और जिसमें गवर्नमेंट ने हमारे 6 कंट्रीज़ को प्रायोरिटाइज किया है जिनसे जिनसे एफटीए लिबरलाइज किया जाएगा। उसमें यूएई भी है दोस्तों, यूएई टॉप लिस्ट में है उसमें दोस्तों। और अभी हाल ही में हमने यूएई से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा इस पे सहमति बनाई है यूएई से, जिससे हमारा ट्रेड इंटीग्रेशन, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है और ट्रेड रूल्स हैं वो और रिलैक्स्ड होंगे, और भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, जिससे हमारे जो प्रोडक्ट्स वो हैं वहाँ सस्ते दामों में बिकेंगे, उनके प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ सस्ते दामों में बिकेंगे। तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया और यूएई ने किया है, और इसके थ्रू एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया है जिससे हमारे और यूएई के बीच में ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव होंगे। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक रिलेशन थे हमारे और यूएई के बीच में। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों कि जो यूएई है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था 2021-22 में, और 2nd लार्जेस्ट था एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, और 6% जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है वो यूएई में होता है, और 7.3% ऑफ टोटल इम्पोर्ट हम यूएई से करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इंडिया और यूएई में और कौन कौन से रिलेशनशिप महत्वपूर्ण है। दोस्तों यूएई हमारा एनर्जी पार्टनर है। हम 8% अपने जो हम तेल खरीदते हैं उसका टोटल 8% हम यूएई से लेते हैं, और जो यूएई है वो 5th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है इंडिया का। सबसे बड़ा सप्लायर कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा सप्लायर है इराक। इराक हमारा सबसे बड़ा तेल का सप्लायर है, और यूएई जो है हमारा 5th लार्जेस्ट सप्लायर है दोस्तों। और जो अब इंडियन डियास्पोरा की बात कर लेते हैं दोस्तों। इंडियन डियास्पोरा यूएई में बहुत ज़्यादा है, और यूएई में वो काफ़ी समय से रह रहे हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और दोस्तों इंडियन डियास्पोरा यूएई में हमें डॉलर्स भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो कि हमारे इकोनॉमी में के करंट अकाउंट का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। करंट अकाउंट जो हमारा डेफिसिट कम रहता है वो इसकी वजह से इसका एक बहुत हिस्सेदारी है उसमें। तो यूएई ने फर्स्ट हाफ 2020 के फर्स्ट हाफ में जो रेमिटेंसेस यूएई से आई थी वो 21 बिलियन यूएस डॉलर थी दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा था। और दोस्तों यूएई जो है इंडिया के वेस्ट एशिया पॉलिसी का एक पाइवट कंट्री है दोस्तों। वेस्ट एशिया में यूएई आप कह सकते हैं भारत का सबसे अच्छा दोस्त है अच्छा दोस्त है। और यूएई जो है गल्फ कंट्रीज़ में इंडिया की एंट्री को हमेशा फैसिलिटेट करता है। तो दोस्तों इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूएई हमारा बहुत अच्छा मित्र है। यूएई काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है दोस्तों। यूएई एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, और हमारा हमेशा इकोनॉमिक सेंटर है वर्ल्ड का। और 2017 में इंडियन गवर्नमेंट और यूएई गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया था। और दोस्तों जब मैं कहता हूँ कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है यूएई का, तो क्यों है? क्योंकि यूएई दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हरमोज पे लाई करता है, जो कि एक बहुत ही बिजी ट्रेड रूट है वेस्ट एशियन कंट्री और एशियन कंट्रीज़ में, और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। तो दोस्तों इसीलिए इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेस कॉपरेशन में दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे बढ़ रही है, तो स्पेस क्षेत्र में भी इंडिया और यूएई का कॉपरेशन है। इंडिया और यूएई के स्पेस एजेंसी से मिलकर एक नैनो सैटेलाइट बनाया जिसका नाम है नाइफ 1, और जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और इंडिया और यूएई की जो स्पेस एजेंसीज हैं वो रेड प्लैनेट मतलब मार्स मिशन पे भी काम कर रही हैं। और दोस्तों इसके अलावा इंडिया और यूएई अलग अलग मल्टीलैटरल फोरम में भी कॉपरेट करती है, जैसे कि यूएन वेस्ट एशिया क्वाड, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए हैं दोस्तों। अभी हाल ही में I2U2 ये दो एक ग्रुप बना था, जिसमें यूएई, इंडिया, अमेरिका और इजराइल, यूएई, इंडिया, यूएसए और इजराइल, I2U2 ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप बना था, जिसमें इंडिया यूएई की फ्रेंडशिप को स्ट्रेटेजिकली देखा जा सकता है, और वो कितने कॉग्निजेंस में है यूएसए और इजराइल के, और ये चारों कंट्रीज मिल के कैसे रीजनल पीस, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ये इस ग्रुप के थ्रू देखा जा सकता था। अब दोस्तों कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे बीच में, इंडिया और यूएई के रिलेशन के बीच में। सबसे पहला चैलेंजेस है दोस्तों नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं दोस्तों? सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी और टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ये दो चीज़ों को हम नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर होता क्या है दोस्तों? नॉन टैरिफ बैरियर जब टैरिफ पैसे के थ्रू टैरिफ नहीं इम्पोज किया जाता, और किसी अदर मीन्स के थ्रू, जैसे क्वालिटी हो गया
क्वांटिटी हो गया, अगर इन सब क्वांटिटी हो गया, इन सब के माध्यम से अगर टैरिफ इम्पोज करते हैं तो उसको नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। और अगर हम कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ये सब अगर किसी प्रोडक्ट पे लेते हैं तो उसको टैरिफ बैरियर कहते हैं। तो इंडिया और यूएई के बीच में नॉन टैरिफ बैरियर है दोस्तों, जो कि सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स के अंतर्गत है। अब सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर क्या होते हैं दोस्तों? सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर दोस्तों होते हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश में जाता है उसकी क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है, ताकि और ये चेक किया जाता है कि उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स या केमिकल तो नहीं है जो कि जो इम्पोर्टिंग कंट्री है उसके लोगों को नुकसान करे, उसके लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। तो इसी को सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर कहते हैं। तो उसमें देखिए क्या क्या आ जाता है दोस्तों। इंडिया से जो भी इंडिया देखिए मीट और पोल्ट्री का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो जो इंडिया मीट और पोल्ट्री यूएई में एक्सपोर्ट करता है उस पे ये सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर सप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है वहाँ पे, और बहुत सारे एक्सपोर्ट हमारे वापस कर दिए जाते हैं, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, जिससे हमारी पोल्ट्री और मीट इंडस्ट्री को लॉस होता है। और टेक्निकल बैरियर ऑफ ट्रेड में दोस्तों फिश आ जाता है, फूड एडिटिव्स आ जाते हैं, मीट आ जाते हैं, रबड़, इलेक्ट्रिक मशीनरी आ जाता है। टेक्निकल बैरियर ये है कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे कभी कभी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि इनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से हमारे जो मतलब इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, रबर है, फूड एडिटिव्स हैं, वो उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते, इसलिए उनको वापस कर दिया जाता है। दोस्तों दूसरा चैलेंज है अरब ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो ईरान एक मित्र देश है इंडिया का, और ईरान का जो है यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज से हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। तो तो इस केस में जो इंडिया ईरान का जो रिलेशन है उसको बैलेंस करना यूएई और अदर वेस्ट कंट्रीज के परिप्रेक्ष्य में वो भी एक चैलेंज है इंडिया और यूएई के रिलेशन में। दोस्तों उसके बाद एक सिस्टम है कफाला सिस्टम। दोस्तों कफाला सिस्टम क्या है कि जब इंडियन माइग्रेंट्स जाते हैं यूएई में नौकरी करने तो वहाँ एक कफील होता है। कफील मतलब जो उनका मास्टर होता है, जो उनका एम्प्लॉयर होता है, कफील। कफील जो उनका एम्प्लॉयर होता है वो उसकी टोटल मर्जी पे आ जाते हैं। मतलब वो जहाँ चाहेगा ये नौकरी करेंगे, वो जहाँ जब तक चाहेगा ये लोग यूएई में रहेंगे, वो जब चाहेगा तो ये यूएई से जो माइग्रेंट्स हैं उनको बाहर भेज देगा। तो पूरी मोनोपोली कफील की होती है। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लमेटिक इशू है इंडिया और यूएई के ट्रेड के बीच में, क्योंकि कफील सिस्टम में कभी कभी क्या होता है कि इंडियन माइग्रेंट्स वहाँ जाते हैं और उनको उनको कोई काम नहीं मिलता है और वो बेचारे वहाँ फंस जाते हैं, कफील उन्हें वापस नहीं जाने देता है। और बहुत सारे केस में तो ऐसा हुआ है कि कफीलों ने इंडियन माइग्रेंट की फैमिली से पैसे भी डिमांड किए हैं उनको छोड़ने के लिए। तो ये एक बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है जो कि इंडिया और यूएई के ट्रेड के बीच में, यूएई के रिलेशन के बीच में एक चैलेंज है। तो दोस्तों वे फॉरवर्ड कैसे कैसे हम क्या देख सकते हैं इंडिया रिलेशंस को सुधारने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए। रिलेशंस तो हमारे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? हमें सारे जो एमओयूज पेंडिंग है हमारे, उसको कंप्लीट करने पे फोकस करना चाहिए। हमारे और यूएई के बीच में स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स होने चाहिए, जैसे 2+2 डायलॉग होता है, जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में डायलॉग, डिफेंस मिनिस्टर के बीच में डायलॉग, तो इसे 2+2 डायलॉग्स कहते हैं। तो ये होने चाहिए। और इंडिया यूएई के जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उस पर ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। उन्हें अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स वो क्लियर करना चाहिए, ताकि ताकि इंडिया और जो यूएई के का ट्रेड है वो बिना हिंड्रेंस के जारी रहे। और अभी रिसेंटली यूएई विजन 2021 डॉक्यूमेंट में अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहा है, और अपनी जो इकोनॉमी की डिपेंडेंसी उसकी ऑयल पे है। देखिए ऑयल वो एक्सपोर्ट करता है दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में, जिससे काफ़ी उसके उसके नेशनल इनकम का काफ़ी जो हिस्सा है वो ऑयल के एक्सपोर्ट से आता है। तो वो अपनी विजन 2021 डॉक्यूमेंट में अपनी डिपेंडेंसी ऑयल पे कम करना चाहता है, और ये एक इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। क्यों अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि इससे इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ऑयल के अलावा और दूसरे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया जाए यूएई के साथ, और उसको एक्सप्लोर किया जाए, जैसे कि सोलर टेक्नोलॉजी हो गया। जैसे हमने आईएसए अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है इंडिया और फ्रांस ने मिलकर। तो इस ये अलायंस के माध्यम से सोलर एनर्जी पे को एक्सप्लोर किया जाए, विंड एनर्जी को किया जाए, वेव एनर्जी को किया जाए, ओसीईटी को डेवलप किया जाए। तो इस तरह की एनर्जीज़ को डेवलप किया जाए और डिपेंडेंसी ऑयल पे कम की जाए। तो इस क्षेत्र में भी इंडिया और यूएई एक दूसरे की काफ़ी मदद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों,
अगली खबर पे आते हैं दोस्तों। देखिए, इलीगल जो माइग्रेशन है वो चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, दोनों तरफ खराब है। इंडिया के अंदर तो हम देखते रहते हैं कि जो हमारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे, और बांग्लादेश से रिफ्यूजीज़ हैं वेस्ट बंगाल में, वो आते रहते हैं जो हमारे लिए तरह तरह की इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के चैलेंजेस पोज करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि दोस्तों, हमारे देश से भी अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए लोग अलग अलग रूटों से यूएसए जाते हैं, कनाडा जाते हैं और यूरोप की कंट्रीज़ में जाते हैं। तो दोस्तों, उनको बहुत ही हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है रास्ते में, और बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है। जैसे अभी आपने देखा था, इंडिया की बात नहीं कहूँगा, अभी आपने देखा था कि मेडिटेरेनियन सी में सीरिया से बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है वो यूरोप में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक बोट जो है वो मेडिटेरेनियन सी में डूब गई, जिसमें लगभग 300 पाकिस्तानी मारे गए। तो ये एक ब्लैक चेहरा है इमिग्रेशन का, जो लोग अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए अपने देश को छोड़ के वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं। देखिए, ये दोस्तों दो तरीके का होता है। पहला होता है कि जो होस्ट कंट्री होती है, जैसे पाकिस्तान, सीरिया और जो गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी और पॉलिटिकल क्राइसिस रहता है। एक तो ये है, और दूसरी दिक्कत दोस्तों ये रहती है कि एक फ़ॉल्स नैरेटिव है कि यूएसए, कनाडा और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छी है। हालाँकि अच्छी कुछ हद तक है, लेकिन उसके एवज में आप इंडिया से यूएसए, कनाडा मूव मत करिए, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी अब इतना डेवलपमेंट के इस स्टेज पे है कि वो अपने सारे नागरिकों को बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल लिविंग कंडीशंस दे रहा है, और इस तरह से इल्लीगल तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल के यूएसए, कनाडा और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाने की लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, लोग अलग अलग कंट्री से राउट होकर जाते हैं। जैसे ये जो हैं भारत रबारी जी, ये फेब से ही मिसिंग है। वो इंडिया से निकले थे, गुजरात से निकले थे यूएसए जाने के लिए। कैरेबियन से होकर उनको यूएसए जाना था, लेकिन 2 फरवरी से उनके वेयर अबाउट्स की कोई खबर नहीं है, और जो तस्कर हैं जो यहाँ से इमिग्रेशन कराते हैं वो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, ना ही पुलिस उन पे कोई एक्शन ले रही है। तो इस तरह की खबरें दोस्तों आपको देखने को मिलती रहती है। अभी हाल ही में खबर आया था कि कनाडा से यूएसए के लिए एक इंडियन फैमिली को तस्करी करके वहाँ पे कनाडा से यूएसए माइग्रेट कराया जा रहा था, और इतनी ठंड थी दोस्तों कि उनकी जो फैमिली थी वो फ्रीजिंग मुद्रा में पाई गई थी। मतलब वो लोग फ्रीज हो गए थे, जैसे बर्फ़ फ्रीज हो जाता है, पानी फ्रीज हो जाता है बर्फ़ में, वैसे उनकी बॉडी फ्रीजिंग मुद्रा में पाई गई थी। इस तरह की हार्डशिप्स लोगों को फेस करना पड़ता है, और वो जो जेंटलमैन थे, उनकी वाइफ और उनका बच्चा, तीनों लोग फ्रीजिंग मुद्रा में पाए गए थे। और ये इससे लोगों को काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ था, काफ़ी शॉकिंग विजुअल्स थे, जो ये दिखाते हैं कि इमिग्रेशन का चेहरा जो है वो कितना रफ़, कितना ब्लैक हो सकता है। तो दोस्तों, ये एक न्यूज़ थी जिसके बारे में मैंने सोचा कि अब आपसे डिस्कस करूं। दोस्तों, अब देखिए, आयुष्मान भारत की बात हम करेंगे। दोस्तों, आयुष्मान भारत जो है वो न्यूज़ में है क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है फ्रॉडलेंट जो लोग हैं, फ्रॉडलेंट तरीके से जो इलाज करा रहे हैं आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत, उनको टैकल करने के लिए। तो दोस्तों, इस एआई टेक्नोलॉजी के बारे में अभी मैं आपसे बताऊंगा कि कैसे एआई टेक्नोलॉजी ये फ्रॉड्स को पकड़ रही है। उससे पहले हम आयुष्मान भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का एक्सटेंडेड फॉर्म है, और इसका एम है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया जाए, मतलब सबको एक मिनिमम बेसिक हेल्थ कवरेज दिया जाए ताकि उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए। और इसका एक जो इनिशिएटिव है वो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके गोल को मीट करना है। क्या है? लीव नो वन बिहाइंड इन हेल्थ केयर। दोस्तों, अब इसका एम क्या है? अब इसका एम है टू अंडरटेक पाथ ब्रेकिंग इंटरवेंशंस टू holistically address health covering prevention, promotion and ambulatory care at primary, secondary and tertiary level। दोस्तों, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राइमरी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल तक जो है वो सबको एक हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट, हॉलिस्टिक हेल्थ केयर दिया जाए, ये एम है इसका। और जो दोस्तों ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वो इसको इंक्लूड करता है।
और दोस्तों अप्रोच क्या है आयुष्मान भारत का? अप्रोच ये दोस्तों दो दो अप्रोचेज हैं इसके, जिससे 2 टायर सिस्टम है इसका, जिससे कि आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया है और इम्प्लीमेंट किया जाता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों इसको 2018 में लॉन्च किया गया था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है दोस्तों? जिसमें स्टेट और सेंटर स्कीम को शेयर करते हैं, और सेंट्रली, और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम CSS, जिसमें सेंटर 100% फंडिंग करता है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को पहले हम नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम करते हैं और कहते थे, और इसमें जो एग्जिस्टिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको सब्स्यूम कर लिया गया है, जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों इसमें अश्योर्ड हेल्थ कवरेज मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों ये क्या क्या करता है? ये क्या प्रोवाइड कराता है दोस्तों? ये 5 लाख फैमिलीज़ को 5 लाख रुपए प्रोवाइड करता है पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। और इससे जो है दोस्तों 10.74 करोड़ पुअर वल्नरेबल फैमिलीज अप्रॉक्सीमेटली, जो कि 50 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं, वो कवर होते हैं। तो दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ अश्योरेंस स्कीम है, और लगभग 40% बॉटम में जो इंडियंस हैं उनको ये कवर करता है। और इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली मेम्बर्स पे। अगर ऐसा नहीं है कि जैसे आपके किसी फैमिली में 2 मेंबर हैं तो 4 मेंबर है तो उनको मिलेगा, पाँचवें मेंबर को नहीं मिलेगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ना फैमिली मेम्बर्स का रिस्ट्रिक्शन है, ना एज का रिस्ट्रिक्शन है, ना जेंडर की रिस्ट्रिक्शन है। और दोस्तों ये एलिजिबिलिटी कैसे पता किया जाएगा कि कौन कौन फैमिलीज़ इसके लिए एलिजिबल हैं? तो दोस्तों हमारे देश में जो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, उसी के हिसाब से पता किया जाएगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेनिफिशियरीज कौन कौन है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि कैसे प्रोसेस चलता है। फिर आपको हम बताएं कि AI कैसे यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉड को पकड़ने में इस प्रोसेस के थ्रू कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, पेशेंट जो है इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आता है, आरोग्य मित्रा इसको असिस्ट करते हैं, फिर उसका एडमिशन होता है। फिर जो दोस्तों बेनिफिशियरीज है उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और उसके लिए PMJAY एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, जिससे कि आधार को यूज़ करके जो बेनिफिशियरी है उसकी आइडेंटिटी को पहचाना जाता है। फिर ऑथराइजेशन जब हो जाता है दोस्तों, तो फिर अप्रूवल होता है उसका। हॉस्पिटल जो है वो पेशेंट को देखता है कि ये कितना बीमार है, और फिर वो पैकेज एक सेलेक्ट करता है कि ये इस पैकेज के अंतर्गत इनका इलाज चलेगा, और फिर वो एविडेंस को कलेक्ट करता है और सबमिट करता है अपना रिपोर्ट, और फिर ट्रीटमेंट चालू करता है। तो उसके बाद दोस्तों जब ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, तो फिर दोस्तों ट्रीटमेंट ख़त्म करता है। ट्रीटमेंट ख़त्म करने के बाद जो पेशेंट है वो डिस्चार्ज होता है। जो पेशेंट है वो उसका क्लेम सबमिट होता है, और क्लेम सबमिट होने के बाद डिस्चार्ज समरी जो है दोस्तों उसके थ्रू वो क्लेम किया जाता है हॉस्पिटल से। फिर सरकार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करती है, और पेमेंट करने के बाद जो बेनिफिशियरी जो एडमिट रहता है उसका फीडबैक लिया जाता है कि भैया आप ठीक हैं, आपकी इलाज सही से हुआ। उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है दोस्तों, और डिस्चार्ज होने के बाद ट्रीटमेंट उसका दोस्तों ख़त्म होता है। अब दोस्तों क्या है कि इसमें AI कहाँ आता है? देखिए दोस्तों, जब प्री ऑथराइजेशन हो रहा है, प्री ऑथराइजेशन जब आपका आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद आधार के थ्रू प्री ऑथराइजेशन हो रहा है, बायोमेट्रिक लिया जा रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, और डिस्चार्ज तक दोस्तों बहुत ऐसे केसेस पाए गए हैं कि लोग फ्रॉडलेंट तरीके से अपनी आइडेंटिटी जो है वो हॉस्पिटल को देते हैं, और हॉस्पिटल भी उसमें मिली रहती है, ताकि ये सारा ट्रीटमेंट डिस्चार्ज का फ्रॉड मतलब एक बोगस पूरा प्रक्रिया बनाई जाए, और क्लेम रिक्वेस्ट भेजा जाए सरकार को, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू पैसा लिया जा सके। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन होता है, फिर प्री ऑथराइजेशन होता है, फिर ट्रीटमेंट होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, पेशेंट डिस्चार्ज होता है, उसके बाद क्लेम सबमिट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस फ्रॉडलेंट तरीके से, ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, इसको फ्रॉडलेंट तरीके से हॉस्पिटल और पेशेंट मिलकर करते थे, जिससे कि सरकार को करोड़ों का चूना लगता था। तो उसी एवज में AI टूल्स को यूज़ करके कुछ ऐसे एल्गोरिथम को डेवलप किया गया, जिससे कि जो भी सस्पेक्टेड
जो भी सस्पेक्टेड पेशेंट हैं और हॉस्पिटल्स हैं और जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको पकड़ा गया, और उससे एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सरकार ने जो फ्रॉड बेनिफिशियरीज हैं उनको पकड़ा। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 20.717 करोड़ की रिकवरी की है सरकार ने हॉस्पिटल्स से और बेनिफिशियरीज से, और जिसमें से मतलब ये 20.17 करोड़ का रिकवरी लोगों पे ठोका है, और उस पे से 9.5 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली गई है। तो दोस्तों ये एआई एल्गोरिदम के यूज़ से हुआ है। तो दोस्तों ये एक सिस्टम एआई जो हम अभी बात करते हैं कि एआई के क्या यूज़ है और क्या ये खतरा तो नहीं है ह्यूमन इंटेलिजेंस पे, तो एक ये पॉजिटिव जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो देखने को मिला है आयुष्मान भारत स्कीम में। तो दोस्तों अब ये आपने देखा ही होगा, इसको आप हमारे पीडीएफ में जब हमारा पीडीएफ आप जब डाउनलोड करेंगे तो आप ये प्रोसेस देख लेंगे, और ये कितना बढ़िया से एक्सप्लेन किया है इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने, ये भी आप जान लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम कूनो नेशनल पार्क की बात करते हैं कि दोस्तों अभी हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में चीता जो आए हैं ट्रांसलोकेट हुए हैं, उनकी डेथ हो रही थी। तो इस पे बात चलने लगा कि क्या कूनो नेशनल पार्क से अब चीता को, जो बचे हुए चीते हैं उनको दूसरी जगह रिलोकेट किया जाएगा। तो उस पर जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो भूपेंद्र यादव जी है, उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो चीते आए हैं वो कूनो में ही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों थोड़ा कूनो नेशनल पार्क और वहाँ में जो चीताओं का ट्रांसलोकेशन किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कूनो नेशनल पार्क दोस्तों 748.76 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के, और कूडू रिवर के किनारे है ये, जो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ये जो नेशनल पार्क है उसके बीचों बीच से गुजरता है। कूनो नेशनल पार्क में दोस्तों कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? लेपर्ड, जैकाल और चिंकारा, और अब वहाँ चीते ही पाए जाते हैं। और दोस्तों वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कूनो नेशनल पार्क है उसको शॉर्टलिस्ट इन दोनों इंस्टीट्यूट ने किया है चीता के लिए और एशियाटिक लॉयंस के ट्रांसलोकेशन के लिए। और कभी एक समय था जब इस नेशनल पार्क में चीता घूमते थे, लेकिन 1948 में वो एक्सटिंक्ट हो गए। अब दोस्तों कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया यहाँ चीताओं को ट्रांसलोकेट करने के लिए? दोस्तों आपको बता दें कि 1952 में चीताओं को इंडिया से एक्सटिंक्ट माना गया था, और 6 लोकेशंस को चुना गया था ट्रांसफ़र करने के लिए अफ्रीकन चीताज को इंडिया में। और उसमें से मुकुंदधारा हिल टाइगर रिजर्व, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और नौडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको ये जो मध्य प्रदेश में है इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन इसमें से फाइनली कूनो नेशनल पार्क को चुना गया चीताओं को ट्रांसलोकेट करने के लिए। 8 चीता दोस्तों नामीबिया से लाए गए इंडिया में 17 सितंबर 2022 को। उसके बाद फरवरी में 12 और चीते लाए गए साउथ अफ्रीका से, और जिसमें से 6 चीताओं को वाइल्ड में, मतलब कि ऐसे वाइल्ड में छोड़ लिया गया, और जो बचे 6 चीता थे उनको वेरियस एनक्लोजर्स में रखा गया कूनो नेशनल पार्क में ही। अब दोस्तों हाल ही में जो एक जो 8वां चीता है वो उसकी डेथ हो गई कूनो नेशनल पार्क में। उसका नाम था सूरज, और ये हमारे चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। इससे पहले जो सूरज है वो उनकी डेथ हुई थी 14, जो सूरज जो चीता है उसकी डेथ हुई थी 14 जुलाई को, और ये 8th बुक कैट कैजुअलिटी थी 4 महीने में। इससे पहले मेल जो चीता है तेजस, वो डेथ फाउंड किया गया था कूनो नेशनल पार्क में। उसके पहले मार्च 27 को एक फीमेल चीता है जिसका नाम था साशा, वो किडनी एलिमेंट की वजह से मर गई थी कूनो नेशनल पार्क में। उसके पहले उदय जो एक मेल चीता था, वो कार्डियोपल्मोनरी फेलियर्स की वजह से 9 मई को उसकी डेथ हो गई थी। फिर दक्षा एक फीमेल चीता है, वो वायलेंट क्लैश की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और फिर 2 चीता के कब्स थे जो शिशु थे, वो मई 25 को वो एक्सपायर कर गए थे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से। तो ये अब तक का दोस्तों जो चीताओं का ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम है उसमें जो ये डेथ्स हुई हैं, 8 डेथ्स हुई हैं, वो इनका लेखा जोखा था। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है हमारे वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ के लिए, और एक चैलेंज भी है कि कैसे चीताओं को एक प्रॉपर री इंट्रोडक्शन
रीइंट्रोडक्शन इनका कराया जाए। अब देखिए दोस्तों, आसियान की मीटिंग चल रही है जकार्ता में, हमने कल डिस्कस किया था उसके बारे में। उसमें इंडिया और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मीट हुई थी। तो अब जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया है कि भैया इंडिया और जो चाइना है वो अपने ट्रेड और जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको उन पे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं और उस पे आगे बढ़े हैं। लेकिन जो इंडिया के जो हमारे एस जयशंकर हैं उन्होंने कहा कि देखिए, चाइना से तब तक नॉर्मेंसी पॉसिबल नहीं है जब तक कि जो चाइना है वो अपने अनरीजनेबल डिमांड डेस्पांग और डेमचौक जो हमारा फ्रिक्शन पॉइंट है उस पर जो अनरीजनेबल डिमांड है वो अपना क्विट नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चाइना काफ़ी लद्दाख एरिया में काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे वो ट्रांसग्रेस कर लिया है लाइन ऑफ कंट्रोल में, और बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ से वो वापस चला गया है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जैसे जैसे डिस्पांग और डेमचौक जहाँ से वो वापस नहीं जा रहा है और वो बहुत अनरीजनेबल डिमांड कर रहा है। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि भैया कि आप जहाँ थे वापस वहीं जाइए, फिर कोई बात होगी और कोई भी आपका अनरीजनेबल डिमांड नहीं माना जाएगा और टाइज में नॉर्मेंसी तब तक नहीं आएगी जब तक आप ये डिमांड्स अनरीजनेबल जो आपके डिमांड्स वो गिव अप नहीं करते हैं और वापस जो गलवान के क्लैश के पहले जो स्टेटस क्यू था उस पर नहीं चले जाते हैं। तो दोस्तों एक नज़र देख लेते हैं कौन कौन से फ्रिक्शन एरियाज हैं इंडिया और चाइना के बीच में। देखिए दोस्तों, ये डेस्पांग है, ये डेस्पांग प्लेन है। यहाँ पे ये एक फ्रिक्शन पॉइंट है जहाँ अभी सोल्यूशन नहीं निकला है। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी है जहाँ पे सोल्यूशन निकाला जा चुका है। गलवान वैली है जहाँ वारंट क्लैश हुए थे। हॉट स्प्रिंग्स है दोस्तों, पैंगोंग सो लीक है, चोशुल सेक्टर है, स्पेंगुर गैप है और फिर डेमचोक है और चुमार सेक्टर है। तो दोस्तों ये सारी जो एरियाज़ हैं यहाँ ये फ्रिक्शन पॉइंट है और यहाँ इंडिया और चाइना के बीच में अभी भी रिफ्ट चल रहा है, फ्रिक्शन चल रहा है और काफ़ी जगह पे जो टॉक्स हैं वो सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ अभी टॉक्स पे कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे मोदी जी अभी फ्रांस में गए थे और वहाँ बहुत सारे डील्स इंडिया और फ्रांस ने फाइनलाइज किए हैं। लेकिन जो MOU जो स्टेटमेंट मोदी जी के विजिट के दौरान वहाँ पे पब्लिश किया गया था उसमें कुछ चेंज किए गए हैं और अब एक रिवाइज स्टेटमेंट आया है और उसमें डिफेंस डील्स में कुछ की पॉइंट्स को ड्रॉप किया गया है। की पॉइंट्स वो क्या क्या हैं दोस्तों, कि इंडिया और जो फ्रांस और इंडिया जो इंजन के जॉइंट डेवलपमेंट में और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मतलब कि हमारे तेजस के में जो इंजन है उसको बनाने में फ्रांस की कंपनी हमारे हॉल की मदद करती। तो उस पे जो स्टेटमेंट है उसको ड्रॉप कर दिया गया है और उसके अलावा 3 सबमरीन इंडिया एडिशनल ले रही थी। तो अब वो 3 सबमरीन जो एडिशनल 3 सबमरीन है उसके स्टेटमेंट को भी ड्रॉप कर दिया गया है। तो दोस्तों अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये दोनों चीज़ें जो इंजन का जॉइंट डेवलपमेंट है और जो 3 एडिशनल सबमरीन है वो लिया जाता है और वो इंडिया में इंजन का जॉइंट डेवलपमेंट होता है या नहीं होता है, ये अब आगे देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने कल के वीडियो में इंडिया और फ्रांस के बीच में क्या क्या डील हुआ है, कैसा रिलेशन रहा है इसके बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में बहुत डिटेल में बात किया है। अब इसमें हम बात नहीं करेंगे, इसमें बस मैंने ये 2 जो स्टेटमेंट्स को ड्रॉप किया गया है उसके बारे में आपको बताया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम एप्पल की बात करते हैं। एप्पल दोस्तों हमारे देश में बहुत ही इस समय जो रेनफॉल है उसने वो बहुत ही स्क्यूड हो रहा है और वो जो हिली स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इसमें बहुत ही मतलब तबाही मचाया हुआ है और वहाँ के जान माल और वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। तो उसी सीरीज़ में जो एप्पल का जो ट्रेड है, एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो भी इफ़ेक्टेड हुआ है। तो आज हम एप्पल के प्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं, एप्पल कल्टीवेशन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इंडिया में जो एप्पल है वो कहाँ कल्टीवेट किया जाता है, वो जम्मू कश्मीर में कल्टीवेट किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में हिल्स, कुछ उत्तर प्रदेश के हिली पार्ट्स में किया जाता है और उत्तरांचल में किया जाता है। इसके अलावा इसको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब और सिक्किम में भी कल्टीवेट किया जाता है। और इसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस को क्या रिक्वायर्ड होते हैं दोस्तों, ये एक टेम्परेट फ्रूट क्रॉप है, मतलब ये टेम्परेट रीजन में उगाया जाता है। हालांकि इंडिया एक ट्रॉपिकल रीजन है,
ट्रॉपिकल कंट्री है, लेकिन फिर भी इंडिया के जो हिली एरियाज़ हैं जहाँ टेम्परेट कंडीशंस होते हैं वहाँ इनको उगाया जाता है। टेम्परेचर इसको क्या चाहिए दोस्तों, 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसका टेम्परेचर होना चाहिए जब इसी में ये ग्रो करता है। और 1500 से 2700 के ऑल्टीट्यूड पे भी इसको ग्रो किया जा सकता है। रेनफॉल दोस्तों 100 से 125 सेंटीमीटर रेनफॉल इसको चाहिए। तो अब रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है तो इससे जो सेब की खेती है उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। और सॉइल क्या चाहिए दोस्तों, वेल ड्रेन्ड और लोमी सॉइल चाहिए। लोमी मतलब कि बहुत ही थोड़ा सिल्टी, थोड़ा क्लेई सॉइल कह सकते हैं, सिल्टी क्ले की तरफ जो सॉइल होता है वैसी चाहिए, वो इसके लिए बढ़िया होती है। और रेनफॉल दोस्तों थ्रू आउट जो ग्रोथ पीरियड है उसमें इसी के बीच में रहनी चाहिए। अगर ज़्यादा या कम रेनफॉल होती है तो इसका प्रोडक्शन सीवियरली इफेक्ट होता है। और इसके जो प्राइस हैं दोस्तों वो भी मार्केट में बहुत वॉलेटाइल रहते हैं। कभी कभी ये 250 रुपये किलो मिलेगा आपको, कभी कभी आपको 60 रुपये किलो ही मिल जाएगा। तो ये भी टमाटर की तरह इसके भी दाम बहुत ही वॉलेटाइल है मार्केट में। तो इस बार क्या हुआ है कि हैवी रेंज की वजह से जो हिमाचल प्रदेश में जो सेब के बागान है, सेब की खेती है, वो काफ़ी इफेक्टेड हुई है, जिससे सेब के प्राइस में काफ़ी राइस देखी जा रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, G20 की अब जो शेरपा मीटिंग्स है, G20 की जो शेरपा मीटिंग है अब वो ख़त्म हो गई है और जॉइंट डिक्लेरेशन सितंबर में जो आना है अब उस पर एक होप दिख रही है कि जॉइंट डिक्लेरेशन अब आएगा। देखिए दोस्तों, जॉइंट डिक्लेरेशन संकट में क्यों पड़ा है, पहले तो बता दूं कि G20 के शेरपा कौन है हमारे देश में, अमिताभ कांत, ये हमारे G20 के शेरपा हैं। और अब जॉइंट डिक्लेरेशन पे क्यों खतरा दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि G7 कंट्रीज जो हैं वो रशिया और चाइना का जो स्टैंड है यूक्रेन वॉर पे उस पर सहमत नहीं है। और रशिया और चाइना G7 का जो स्टेटमेंट है यूक्रेन वॉर पे उस पर सहमत नहीं है। तो यूक्रेन वॉर पे जो G20 में जो जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा उस पर जो स्टेटमेंट होगा यूक्रेन वॉर को लेके, उस पर G7 और रशिया चाइना जैसी कंट्रीज में सहमति नहीं बन रही है। तो इससे ये खतरा पैदा हो गया है कि जॉइंट डिक्लेरेशन कहीं ड्रॉप न कर दिया जाए। तो वो इंडिया के लिए एक एम्बैरेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि आज तक कभी भी जॉइंट डिक्लेरेशन ड्रॉप नहीं किया गया। इसी में जो G2 के जितने शेरपा है, G20 के जितने शेरपा हैं वो आपस में उन्होंने मिले हैं और एक ऐसा स्टेटमेंट वो डिवाइस कर रहे हैं जो यूक्रेन पे दिया जाए, ताकि ये जॉइंट डिक्लेरेशन को आगे बढ़ाया जाए और रशिया, चाइना और G7 कंट्रीज़ को इस पर कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, G7 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएस। पहले इसको G8 कहते थे जिसमें रशिया भी था, लेकिन जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया तो उसके बाद से रशिया को G8 से हटा दिया गया और ये अब G7 ग्रुप माना जाता है, जो कि एक बहुत पावरफुल ग्रुप है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके वुलन फाइबर जो है उनकी यील्ड और उनकी क्वालिटी को बढ़ाया गया है। इस बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। तो हम देखते हैं CRISPR टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों, CRISPR को कहते हैं क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पर्स्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। दोस्तों, ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। जीन क्या होता है दोस्तों, जीन दोस्तों दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दो क्रोमोसोमल स्ट्रैंड जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं कुछ नाइट्रोजन बेसेस के थ्रू। और यही इसी की सीक्वेंसिंग जेनेटिक जो मटेरियल है उसको डिसाइड करती है। और ये डिसाइड करती है कि मनुष्य का या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीन और उसकी हेरिडेटरी कैरेक्टर क्या होंगे। तो जो CRISPR जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी है जो कि जीन के कुछ पार्ट को एडिट करती है। और एडिट कैसे करती है, उसके एक किसी पार्ट को रिमूव करके या कोई पार्ट उसमें ऐड करके। तो वो ऐड करती है या रिमूव करती है, इससे वो DNA की जो सीक्वेंस है उसको ऑल्टर कर देती है। और ये कैसे होता है दोस्तों, जो CRISPR है दोस्तों, ये दो की मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। एक होता है CAS9, ये एक एंजाइम है दोस्तों, और इसको हम मॉलिकुलर सीजर कहते हैं, जो कि DNA को कट कर देता है एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे। और उस स्पेसिफाइड लोकेशन पे इसको कौन ले जाता है,
गाइड आरएनए। गाइड आरएनए CAS9 एंजाइम को एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे ले जाता है जीन के, जहाँ CAS9 उसको कट कर देती है। उसके बाद जो भी इंटेंडेड म्यूटेशन है, जो भी इंटेंडेड चेंजेस हैं वो जीन में की जाती है, और उसके बाद जो भी फंक्शनैलिटी होती है वो जीन वो प्रिस्क्राइब्ड फंक्शनैलिटी करता है। जैसे किसी डिजीज़ के से अगर उसको उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो वो बढ़ जाता है। कोई भी क्वालिटी जीन में बढ़ानी है, जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है किसी प्लांट की, तो प्रोडक्टिविटी वाले जो बेसेस होते हैं, जो सीक्वेंसिंग होती है, उसको 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 म्यूटेट किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो इस तरह के काम जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी CRISPR करता है। और दोस्तों ये दोस्तों इसको DNA रिपेयर मशीनरी भी कहते हैं, जिससे कि अगर कोई डिजीज़ है तो उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। दोस्तों इसके एप्लीकेशन क्या है? इसके एप्लीकेशन दोस्तों एनिमल मॉडल्स में इसके एप्लीकेशन होते हैं। वो ये एनिमल में ह्यूमन डिजीज़ को मिमिक कर सकता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकता है। इसको कोई स्पेसिफिक टिश्यू जो डैमेज हो गया है जीनोम एडिटिंग के थ्रू, उस टिश्यू को मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे कि लिवर की टिश्यू हो गई, ब्रेन की टिश्यू हो गई, और उसको रिपेयर किया जा सकता है। इसमें मल्टीपल जीन म्यूटेशन डाले जा सकते हैं टारगेट जीन्स में, और इससे काफ़ी डिजीज़ को ट्रीट किया जा सकता है, जो कि दोस्तों इन विवो और एक्स विवो अप्रोच के थ्रू किया जा सकता है। दोस्तों इन विवो अप्रोच में क्या होता है कि जो CRISPR CAS9 है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है, सेल पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और कैसे ट्रांसफ़र होता है वो वायरल और नॉन वायरल मेथड्स को यूज़ करके, जो हमारे जो सीजर्स होते हैं CAS9 उनको जीन पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है। और एक्स विवो अप्रोच में पहले सेल को बॉडी से रिमूव किया जाता है और फिर उस पर CRISPR टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। दोस्तों इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है। इंडस्ट्रियल यूज़ में दोस्तों बैक्टीरियल कल्चर्स, चीज़ और योगर्ट प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ किया गया है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस में भी इसका यूज़ होता है, और मिलिट्री ऑपरेशंस में इससे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जा सकते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पोलियो कॉजिंग ओरल वैक्सीन्स की बात की जा रही है। दोस्तों देखिए, पोलियो जो डिजीज़ है उसको रोकथाम के लिए कोई दवा नहीं है, उसकी रोकथाम होते हैं वैक्सीन से। तो वैक्सीन दो तरह के होते हैं, एक ओरल वैक्सीन होता है, एक होता है इंजेक्टेबल वैक्सीन या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो दोस्तों इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन होता है वो बहुत कारगर है पोलियो से डील करने के लिए, लेकिन ओरल वैक्सीन के लिए ऐसा कहा जाता है कि इससे फिर से पोलियो हो जाता है। इससे पोलियो ये भी पोलियो डिजीज़ करने का एक कारक है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल लिखा हुआ है और कहा गया है कि जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, गवी है, और जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती हैं, और वो इंजेक्टेबल वैक्सीन से जो भी पोलियो का को ख़त्म किया गया है उसके बारे में बात करती है, लेकिन ये ओरल वैक्सीन से जो पोलियो हो रहा है उसके बारे में बात नहीं करती है। और मैक्सिमम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इंजेक्टेबल वैक्सीन्स का यूज़ करके पोलियो अपने यहाँ ख़त्म कर ली है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अभी भी ओरल वैक्सीन का यूज़ कर रही हैं, जिससे कि जो जो पोलियो है वो ख़त्म तो हुआ है, लेकिन पोलियो के केसेस रह के वहाँ पे आ रहे हैं, और इसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों पोलियो के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, पोलियो क्या है। देखिए दोस्तों, पोलियो एक वायरस होता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है, और पोलियो वायरस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पे इन्वेड करता है और फिर मल्टीप्लाई करता है वहाँ पे, और पूरे नर्व सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि पैरालिसिस हो जाता है। 3 तरह के दोस्तों ये पोलियो वायरस होते हैं, पोलियो वायरस टाइप्स होते हैं। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 और वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3। दोस्तों जो पोलियो वायरस इरेडिकेशन प्रोग्राम है उसमें यही वाइल्ड पोलियो वायरस देखे जाते हैं कि ये इरेडिकेट हो गए हैं कि नहीं। अगर नहीं इरेडिकेट हुए हैं तो पोलियो है, अगर इरेडिकेट हो गए हैं तो पोलियो ख़त्म हो गया है। और दोस्तों ये तीनों स्ट्रेन जो है वो इरिवर्सिबल पैरालिसिस कर देते हैं या फिर डेथ भी कर सकते हैं। दोस्तों ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है मेनली थ्रू फेशियल ओरल रूट, और ये 5 साल के बच्चों को दोस्तों 5 साल से कम या 5 साल तक के बच्चों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। और इंडिया दोस्तों पोलियो फ्री डिक्लेयर हो चुका है WHO द्वारा, कब? 27 मार्च 2014 को। और दोस्तों जो पोलियो वैक्सीन हैं उनके बारे में बता दें, दोस्तों कोई दवा है नहीं जैसा कि मैंने बताया, तो इसके लिए पोलियो वैक्सीन यूज़ किए जाते हैं। 2 तरह के पोलियो वैक्सीन होते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन
जो कि पैदा होते ही बच्चों को दिया जाता है और 3 डोजेज़ में दिया जाता है, 6, 10 और 14वें वीक में, और एक बूस्टर डोज़ लगाया जाता है बच्चों को 16 से 14वें मंथ में, जब उसकी एज 16 से 24 मंथ की हो जाती है। और एक इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होता है दोस्तों, जो कि डीपीटी, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस के जो इंजेक्शन लगाई जाती है उसके साथ एक एडिशनल डोज लगाया जाता है जब बच्चे को ये डीपीटी का जो इंजेक्शन दिया जाता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। उसी के बाद थर्ड जो डोज जो होती है वो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लगाया जाता है, जिससे कि उसको हॉलिस्टिक कवरेज मिलता है पोलियो के अगेंस्ट। और ये दोस्तों यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो हमारे देश में चल रहा है, जिसमें 14 वैक्सीन्स कवर किए गए हैं, उनमें ये एक इसका पार्ट है। अब दोस्तों ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको GPEI भी कहते हैं। ये दोस्तों एक दोस्तों इसका एम है कि जो भी पोलियो वायरस हैं वाइल्ड में, जो हमने अभी 3 पोलियो वायरसों की बात की थी वाइल्ड, उनका कंप्लीट इरेडिकेशन और ग्लोबल पॉपुलेशन को इस रोग से मुक्ति देना इसका एक प्राइमरी एम है। और ये किसके पे डिपेंडेंट करता है दोस्तों? ये रूटीन इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन, सर्विलेंस और टारगेट मॉपअप कैंपेन से ये सुनिश्चित करता है कि जो पोलियो का जो रोग है वो दुनिया से ख़त्म हो जाए। अब दोस्तों हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों में हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में बढ़ रही हैं, क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट है जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है वहाँ स्लो डाउन चल रहा है, तो इस वजह से एक्सपोर्ट स्लो पड़ रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में टेक्सटाइल का भी जो एक्सपोर्ट है वो भी स्लो डाउन हो रहा है हमारे देश में। तो दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टेक्सटाइल दोस्तों क्या सेक्टर जो हमारे देश का है, वो जो इंडियन टेक्सटाइल और जो अपैरल मार्केट है वो 150 बिलियन डॉलर का अभी करंटली एस्टिमेटेड है हमारे देश में, जिसमें से हम 40 बिलियन डॉलर को एक्सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों ग्लोबल टेक्सटाइल और जो अपैरल ट्रेड है वो 1000 बिलियन का हो जाएगा 2025-26 तक। और उसमें से इंडियन टेक्सटाइल का जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो उसका शेयर होगा वो 250 बिलियन डॉलर का होगा 2025-26 तक। दोस्तों प्रेजेंट में इंडिया जो है 4%, मतलब कि ग्लोबल $840 ग्लोबल बिलियन का जो ट्रेड होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसमें इंडिया 4% शेयर करता है। और इंडिया के डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो 3% ऑफ इंडियन GDP, 7% ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट, 12% ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग और 21% एम्प्लॉयमेंट, ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री देता है। और इंडिया जो है दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है। नंबर 1 ऑफ कोर्स चाइना है। इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल है, और उसका शेयर भी ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल ट्रेड में 6% का है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया जो है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है? कॉटन का और जूट का। अब दोस्तों हम आते हैं इसकी सेक्टर के सिग्निफिकेंस पे। दोस्तों इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हमने देखा है। 150 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं इसको, और 150 बिलियन डॉलर का ये सेक्टर है। और दोस्तों इसमें से हम 41 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हमने किया है 2021 में, और इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है 2.7%। एम्प्लॉयमेंट दोस्तों ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया का। सेकंड लार्जेस्ट मतलब जो एम्प्लॉयड पूल है वो इसी सेक्टर में है। और ये अदर सेक्टर्स के लिए भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जैसे ऑटोमेटिव सेक्टर है, सिविल इंजीनियरिंग है, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, पर्सनल प्रोटेक्शन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। दोस्तों अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चैलेंजेस है इसमें। दोस्तों ये हाईली फ्रेगमेंटेड सेक्टर है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, और इसमें स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी हमारी बहुत आउटडेटेड है। चाइना और बांग्लादेश के कंपैरिजन में हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी आउटडेटेड है, इसलिए ये कंट्रीज़ हमको एक्सपोर्ट प्रोडक्शन में मात देती हैं। और टैक्स स्ट्रक्चर को भी लेके दोस्तों बहुत ही अनसर्टेनिटी है इसमें, क्योंकि जब से GST आया है तो जो टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से क्लोथिंग जो है वो एक्सपेंसिव हो गई है, और डोमेस्टिकली और फॉरेन मार्केट में अनकम्पिटिटिव हो गई है। और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो स्टैग्नेंट है, क्योंकि पिछले 6 साल में जो है ये सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो कंसिस्टेंट रहा है। और
40 बिलियन डॉलर के ही आसपास रहा है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है दोस्तों। और हमारे पास लैक ऑफ स्केल मतलब कि दोस्तों हमारी जो मशीन है, मतलब इकोनॉमी ऑफ स्केल है, वो बांग्लादेश के पास है। वो मतलब वो चाहे उसके उसके एक्सपोर्ट प्रोडक्शन टेक्सटाइल में इतने ज़्यादा है कि वो थोड़े बहुत घाटे के साथ भी अपने ट्रेड को काफ़ी आगे बढ़ा सकता है, जो कि हमारे देश में दिक्कत है। और देखिए इसमें क्या कह रहा है, बांग्लादेश हैज़ एटलीस्ट 500 मशीन्स पर फैक्ट्री ऑन एवरेज, वेयर एज एवरेज साइज ऑफ टेक्सटाइल यूनिट्स इज इंडिया ओनली 100। मतलब बांग्लादेश में पर फैक्ट्री 500 मशीन है, जो कि इंडिया में खाली 100 है, जो कि सिग्निफिकेंटली कम है। और इसमें दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी कमी है। अदर सेक्टर्स में जैसे सर्विसेज सेक्टर हो गए और जो हमारी प्लांट मशीनरी सेक्टर हो गई, इसमें एफडीआई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन टेक्सटाइल में काफ़ी कम है। ये सारे चैलेंजेस हैं जो सरकार को और हमारे देश को मीट करनी है। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं दोस्तों, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ दोस्तों, इसको आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। नेशनल टेक्सटाइल मिशन है, अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम है, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है, समर्थ स्कीम है दोस्तों। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम है, पावर टैक्स इंडिया, स्किल समग्र स्कीम, ICARE जूट, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स, PM मित्रा पार्क्स। ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए। इसके बारे में आप PDF डाउनलोड करके दोस्तों पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का द हिंदू एनालिसिस? हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए PDFs के लिए। और दोस्तों अगर हमारा आपको हिंदू एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब लाइक तो करिए ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।